हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्मार्ट बेस स्टडी पर, जहां पर हम आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो ड्राइंग अगर पूछी जाएगी तो उससे रिलेटेड एक मुहिम चला रहे हैं। उससे रिलेटेड जैसे कि अभी रिसेंटली बीएचईएल ने बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट निकाला है, तो उसमें उन्होंने ड्राइंग के सिलेबस है उसकी एक प्रति दे दी है। तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, मुहिम को आगे बढ़ाते हुए, ये तीसरा लेक्चर है इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हम इस तीसरे लेक्चर में देखेंगे कि जो उन्होंने सिलेबस दिया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें एक लाइन लिखा हुआ है वहाँ पर, फ्री हैंड स्केचिंग एंड ड्राइंग। तो फ्री हैंड स्केचिंग जो हैंड टूल से रिलेटेड रहेगी यहाँ पर, जो बेसिकली फिटर ट्रेड के लिए है। तो उसमें हम जो फ्री हैंड स्केच है विभिन्न हैंड टूल्स का, उसको देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ से आपसे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हैंड टूल्स दिया हुआ है, तो हैंड टूल्स में यहाँ पर फाइल दे दी हुई है 4 फाइल। तो इन 4 फाइलों में से किसी एक फाइल का वहाँ पर फिगर बना देगा वो, और वो आपसे पूछ लेगा कि इसमें से जैसे वहाँ पर मान लीजिए रास्प कट फाइल है, उसकी इमेज आपको क्वेश्चन में दे दी और आपको मार्क कर दिया कि ये फाइल किस टाइप की है, मतलब ये जो फाइल है उसका कौन सा टाइप है। तो ये रास्प कट फाइल है, ये आपको ध्यान रखना है। ये डबल कट फाइल, सिंगल कट फाइल, ये सब चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, ये आपको देख लेना है। उसके बाद यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे हेक्सा ब्लेड है, हेक्सा ब्लेड का सेम यहाँ से कॉपी करके इमेज आपको क्वेश्चन पेपर में रख दिया जाएगा। उसके बाद आपसे किसी एक, जो जैसे हेक्सा ब्लेड यहाँ पर देख रहे हैं हम, तो इसमें से किसी एक पार्ट्स का इसके का नाम मार्क कर देगा एक्स। जैसे मान लीजिए बिग नट है, इसको वहाँ पर एक्स मार्क कर देगा और बोलेगा कि यहाँ पर जो एक्स मार्क्स है हेक्सा ब्लेड का, वो किस पार्ट्स को शो कर रहा है। तो आपको यहाँ पर इस चीज़ को देख लेना है कि जो हेक्सा ब्लेड का तो एक्स यहाँ पर है, बिंग नट है, इसको शो कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ से जो आपकी थ्योरी है उसी से रिलेटेड आपको स्केच दे दिया जाएगा और उससे रिलेटेड आपको उसके पार्ट्स के नाम पूछे जाएंगे। तो फ्री हैंड स्केचिंग में बस केवल यही चीज़ें ध्यान रखनी है, ज़्यादा ये बड़ा टॉपिक नहीं है, हालांकि है बहुत बड़ा, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें आपको अपनी ट्रेड में मिल जाएंगी, जो कि रिस्पेक्टिव ट्रेड का अलग अलग रहेगा। यहाँ पर स्पेशली हम फिटर का चीज़ें देख रहे हैं, फिटर के जो हैंड टूल्स, मेजरिंग टूल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पर ये फ्री हैंड स्केचिंग दी हुई है। तो आपको यहाँ से एक फिगर पिकअप करेगा और क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लेगा कि ये किसका फिगर बना हुआ है, या फिर किसी, जैसे मान लीजिए बेंच वाइज दे दी, तो बेंच वाइज के किसी एक पार्ट्स का नाम पूछ लेगा। तो ये चीज़ें बेसिकली फ्री हैंड स्केचिंग से पूछी जाएंगी। तो देखिए ये सारे यहाँ पर जो फ्री हैंड स्केच हैं वो दिए हुए हैं। इन सबको अब मैं जो पीडीएफ जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाके आप इसको डाउनलोड करके इनको अच्छे से देख लेना, क्योंकि इनमें समझाने लायक चीज़ कुछ भी नहीं है। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर ये स्टिल्सन पाइप रिंच है, स्टिल्सन पाइप रिंच को सेम टू सेम कॉपी करके एग्जामिनर जो क्वेश्चन है उसको पेस्ट कर देगा। उसके बाद इसके किसी एक पार्ट्स का आपसे नाम पूछेगा, तो आपको एक एक पार्ट्स के अच्छे से नाम याद रहना चाहिए रिस्पेक्टिव ट्रेड के। जैसे कि स्पेशली यहाँ पर फिटर ट्रेड के लिए मैं बता रहा हूँ, तो अलग अलग ट्रेड का फ्री हैंड स्केचिंग का अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पर हम फिटर का देख रहे हैं, तो ये सारी, जैसे यहाँ पर स्टैंडर्ड वायर गेज है, तो इसका एक फिगर दे देगा, बोलेगा एक इसका फिगर है। तो ये चीज़ें यहाँ से बेसिकली पूछी जाएंगी। तो ये फ्री हैंड स्केचिंग का आपको मैं इसका लिंक पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उससे आप आसानी से इसको डाउनलोड करके देख लेना। चलिए आगे देखते हैं हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक वहाँ पर जो सिलेबस में उन्होंने जिक्र करा है, ड्राइंग ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर, एंगल एंड ट्राइंगल। ये ज्योमेट्रिकल फिगर जितने भी हैं उनको सबको आपको पढ़ के जाना है। वहाँ पर स्पेशली जो सिलेबस है बीएचईएल का, उसमें यहाँ पर दे दिया है उन्होंने कि ज्योमेट्रिकल फिगर्स से हम क्वेश्चन को पिकअप करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे एंगल एंड ट्राइंगल के बारे में।
तो बेसिकली एंगल, तो व्हाट इज एंगल मीन्स एंगल होता क्या है। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ भी नहीं जानना है आपको। एंगल क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने एक लाइन खींच दी, एक दो इंक्लाइंड लाइन खींच दी, मतलब सीधी ना हो, एक दूसरे के पैरेलल ना हो ये लाइनें, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगी। तो काटने पर जो यहाँ पर कोण बनता है, दोनों जो लाइनें हैं उनके बीच में जो स्पेस बनता है उसको बोलते हैं एंगल। तो यहाँ पर यही चीज़ यहाँ पर इन्होंने इसमें बताई हुई है। उसके बाद यहाँ पर देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ अ डिग्री मीन्स डिग्री का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मान लीजिए हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री ऐसे बोल देते हैं। तो डिग्री का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मान लीजिए हमने एक सर्किल बनाया, तो जो टोटल सर्किल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री में से किसी एक पार्ट्स को हम निकाल दें। जैसे मान लीजिए जो पूरा सर्किल दिया हुआ है, इसको हम पूरा 360 पार्ट्स में बांट दें, तो 360 अगर इसमें लाइन लगाते हैं तो दो लाइनों के बीच में, जैसे मान लीजिए ये दो लाइन है यहाँ पर, तो इन दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 1 डिग्री का होगा। 360 पार्ट्स, ये उस जो पूरे सर्किल का इतना भाग रहेगा इन दोनों के बीच में। तो बेसिकली ये 1 डिग्री कहलाता है। तो और एंगल को हमने जाना ही कि जब दो लाइनें इंक्लाइंड लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो उनके बीच में जो स्पेस बनता है उसको हम एंगल नाम देते हैं। तो ये 360 डिग्री का जो एंगल है यहाँ पर रहेगा, जो कि जैसे 360 डिग्री टोटल रहता है सर्किल में, तो इससे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 डिग्री निकल के आएगा। और जो यहाँ पर लिखा हुआ है 1/360, ये जो सर्किल है उसका 360वां भाग है यहाँ पर जो इस फिगर में दिखाया हुआ है। तो बस इसके बारे में इतना ही जानना है कि एंगल क्या होता है, डिग्री क्या होती है। कोई भी सर्किल होता है तो टोटल सर्किल पे जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ें देख ली। उसके बाद यहाँ पर एंगल के टाइप्स आते हैं कि एंगल कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है एक्यूट एंगल, जिसको हिंदी में न्यून कोण कहते हैं। एन एंगल दैट इज लेस देन 90 डिग्री, जो एंगल 90 डिग्री से कम रहेगा और 0 डिग्री से अधिक रहेगा उसको हम एक्यूट एंगल या न्यून कोण बोलेंगे, जैसा कि यहाँ पर इमेज में दिखाया हुआ है। राइट एंगल, जब मान लीजिए एक हमने लाइन खींच दी, उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं, तो ये लाइन, दोनों लाइनों के बीच में जब 90 डिग्री का एंगल बनता है तो उसको राइट एंगल बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं ऑब्टूज एंगल। जब जो एंगल है, एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए, ये ऑब्टूज एंगल, जो अधिक कोण यहाँ पर इसको हिंदी में बोलते हैं, जो मोर देन 90 बट लेस देन 180, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम का जो एंगल रहेगा उसको ऑब्टूज एंगल या अधिक कोण बोलेंगे। आपको इसके नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी क्या करता है कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो पेपर होता है दोनों में इंग्लिश का ही नाम दे देता है। तो आपको दोनों लैंग्वेज के नाम याद रखना है इसमें। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मीन्स एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर किसी पॉइंट पर जो एंगल बनता है, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, तो यहाँ पर जो एंगल बना है, तो एंगल जो बनेगा वो 180 डिग्री का रहेगा, तो इसलिए इसको स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए, ये स्ट्रेट एंगल का यहाँ पर फिगर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं रेफ्लेक्स एंगल। रेफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम जो एंगल बनेगा उसको रेफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। एडजेसेंट एंगल, दीज आर द एंगल लाइंग ऑन आइदर साइड्स ऑफ अ लाइन, ये एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमने दो लाइन लगा दी, उनके बीच में जो भी एंगल बन रहा है उसको अगर दो पार्ट्स में बांट दें तो जो एंगल बनेंगे, जैसे मान लीजिए एक ए और ए, ये दोनों एंगल हैं एडजेसेंट एंगल हैं। आगे देखते हैं इसमें,
एक और यहाँ पर दिया हुआ है कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल दोस्तों इसको हिंदी में पूरक कोण बोलते हैं। जब कोई दो कोण मिलके 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो उनको पूरक कोण बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर शो करा हुआ है अल्फा और बीटा, ये दोनों मिलके 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिए हुए है सप्लीमेंट्री एंगल। जब दो एंगल मिलके 180 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है अल्फा और बीटा, इन दोनों का सम अगर हम करेंगे देखेंगे तो 180 डिग्री होगा। ये सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है, जिसको संपूरक कोण भी हिंदी में बोला जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं, जो हमने ऊपर देखा वो सारा एंगल के बारे में था, जितने भी एंगल के टाइप थे वो हमने इसमें देखे। उसके बाद यहाँ पर देखा ट्रायंगल, ट्रायंगल एंड उसके टाइप्स, विभिन्न प्रकार के जो ट्रायंगल होते हैं उनके टाइप्स यहाँ पर। तो कोई भी जैसे मान लीजिए 3 लाइन है, उनको आपस में मिला दिया जाता है तो उनसे जो क्लोज डब्बा बनता है उसको त्रिभुज बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। इन जो त्रिभुज की तीनों जो कोण हैं, क्योंकि 3 कोण बनते हैं त्रिभुज में, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इट इज़ मस्ट, मतलब इसको 180 डिग्री ही होना चाहिए और होता ही 180 डिग्री है। उसके बाद उसकी कंडीशन देखते हैं। जैसे हम ट्रायंगल है उसको कैसे पहचानते हैं, तो उसके लिए हमको तीनों साइड का पता हो। जैसे मान लीजिए कोई भी त्रिभुज है, उसकी तीनों साइड का पता है कि इक्वल हैं, या फिर 2 साइड इक्वल हैं, तीसरी साइड छोटी या बड़ी है, तब हम पता कर सकते हैं कौन सा त्रिभुज है। उसके बाद अगर 2 साइड और 1 एंगल का पता होगा, तब भी हम उस त्रिभुज को फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कौन सा त्रिभुज है। उसके बाद यहाँ पर 2 एंगल एवं 1 साइड अगर यहाँ पर दे दी होगी, तब भी उस त्रिभुज को फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये किस टाइप का त्रिभुज है। तो यहाँ पर ये 3 मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए त्रिभुज को ये 3 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं। इसमें से किसी एक पॉइंट को अगर दे दिया जाएगा तो हम इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस टाइप का ट्रायंगल है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन्स जो समभुज त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और उनके बीच में बनने वाले तीनों कोण हैं वो भी बराबर होते हैं। तो 60 डिग्री के जो इंटीरियर एंगल हैं इसके रहते हैं, इसको समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज 2 ऑफ इट्स साइड इक्वल, these angle opposites the 2 equal sides are also equal। जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, जिसको समद्विबाहु त्रिभुज बोला जाता है हिंदी में, इसकी 2 साइडें हैं वो 2 साइड बराबर होती हैं। उनके जो अपोजिट में बनने वाले एंगल हैं वो भी एक दूसरे के समान होते हैं। उसके बाद जो तीसरा एंगल है वो भी डिफरेंट रहता है और जो भुजा है वो भी दोनों भुजाओं से अलग होती है। तो उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है स्केलेन ट्रायंगल, जिसको विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं, जिसकी जो तीनों भुजाएं होती हैं वो अलग अलग साइज की होती हैं और बनने वाले तीनों भुजाओं के जो अल्फा बीटा और गामा एंगल बन रहे हैं ये भी अलग अलग होते हैं। इनका जो साइज़ है वो अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए ये अगर 60 डिग्री है तो ये 40 डिग्री होगा और यहाँ पर ये 80 डिग्री होगा। तो ये यहाँ पर एंगल हैं, ये अलग अलग रहेंगे और उसकी भुजाएं हैं वो भी डिफरेंट साइज़ की रहेंगी। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर 4 नंबर पे क्या दिया होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमने त्रिभुज बनाया, ये त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के बीच बनने वाला अगर कोई एक कोण 90 डिग्री का होगा तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। और इसकी भुजा, जैसे जो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, इसके सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं,
जिसको इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो आपको जो इंग्लिश वाला वर्ड है इसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, हिंदी में कभी कभी ये वर्ड नहीं देता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल जिसका इज वन इन ऑल ऑफ 3 एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। जिस त्रिभुज के तीनों कोणों में से तीनों कोण 90 डिग्री से कम रहेंगे उसको एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। और ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल, अधिक कोण त्रिभुज किसको बोलेंगे, जिसका कोई एक एंगल, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ त्रिभुज बनाता हूँ, ये इस त्रिभुज का केवल एक एंगल 95 डिग्री है, बाकी एंगल दोनों 90 डिग्री से भी कम है, तब भी इस त्रिभुज को ऑब्टूज एंगल बोला जाएगा। कोई एक कोण है इसमें से वो 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, तो ये ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। उसके बाद यहाँ देखते हैं, यहाँ पर इन्हें जो बॉक्स में नोट करके दिया हुआ है, द सम ऑफ द 3 एंगल्स, जो एंगल है ट्राइंगल का, जो तीनों एंगल हैं उनका इक्वल 180 डिग्री होना चाहिए। द सम ऑफ एनी 2 साइड इज मोर देन द थर्ड साइड। जो त्रिभुज हम बनाते हैं, ये कंडीशन बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब कोई त्रिभुज तभी पॉसिबल होता है जब उसकी 2 भुजाओं का योग किसी तीसरी भुजा से अधिक होता है, नहीं तो वो त्रिभुज उन भुजाओं से नहीं बन सकता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर जो त्रिभुज है वो बनाने का इन्होंने तरीका दिखाया है कि कैसे त्रिभुज को बनाते हैं। प्रोसीजर टू ड्रॉ द ट्राइंगल, तो इसको हमको नहीं देखना है, हमको केवल यही समझना है कि त्रिभुज हैं उनके टाइप्स कितने होते हैं और अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू एंगल त्रिभुज हैं कितने प्रकार के होते हैं, वो सब चीज़ें हमने इस वीडियो में जानी। उसके बाद आगे देखते हैं, इसमें आगे ये जो त्रिभुज बनाने का मेथड है वो दिखाया हुआ है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको यहाँ पर ड्राइंग आईटीआई के लिए नहीं पढ़ना है, हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना है, तो सिलेक्टिव चीज़ें हैं वो यहाँ से हमको पिकअप करना है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, ड्राइंग ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर सर्किल। सर्किल की स्पेशली उन्होंने जो ज्योमेट्रिकल फिगर है उसकी ड्राइंग दी हुई है। तो सर्किल इज अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय अ कर्व। जैसे मान लीजिए कोई सेंटर है, यहाँ पर सेंटर से एक स्पेसिफिक दूरी लेकर के इसको अगर चारों साइड घुमा दिया जाएगा तो उससे जो गोल आकृति बनेगी उसको बोलेंगे सर्किल। उसके बाद जो सेंटर से यहाँ तक की जो भी हमने दूरी ली थी उस दूरी को यहाँ पर क्या बोलेंगे, त्रिज्या। उस जो त्रिज्या है उसका रेडियस है, उस रेडियस का डबल क्या हो जाएगा, उसका डायामीटर। उसके बाद हम आगे जो टर्म एंड कंडीशन है उसकी दी हुई हैं उसमें देखते हैं। रेडियस, ये रेडियस जो उसकी परिधि है, सरकमफ्रेंस से सेंटर की डिस्टेंस है, वो कहलाती है रेडियस। उसके बाद ये सरकमफ्रेंस मीन्स जो पूरा जो पार्ट्स है तो सरकमफ्रेंस कहलाता है। इट इज़ द लीनियर लेंथ ऑफ द एंटायर कर्व। जो कर्व हमने बनाया हुआ है उसकी जो लीनियर लेंथ है वो सरकमफ्रेंस कहलाती है। सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई डी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ से पूछ सकता है। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर आर्क। यहाँ पर आर्क क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने, जैसे ये फिगर देखते हैं यहाँ पर इसका सर्किल का, जैसे मान लीजिए हमने इसकी परिधि पर यहाँ से लेके यहाँ तक इस पॉइंट को अगर ऐसा मार्क कर दिया तो इसको बोलेंगे आर्क। उसके बाद यहाँ पर जैसे सर्किल है पूरा, उसकी जो परिधि है उस परिधि पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को अगर यहाँ पर एक लाइन से मिला दिया जाए तो उसको बोलते हैं जीवा, जिसको इंग्लिश में कॉर्ड बोला जाता है। उसके बाद जो सर्किल है उसको अगर 4 भागों में बांट दिया जाए, 4 बराबर भागों में बांटा जाए, तो जो उसका एक पार्ट है वो क्वाड्रेंट कहलाता है, जिसको चतुर्थांश बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 रेडियस और एक आर्क को मिलाकर जो यहाँ पर इमेज बनती है उसको सेक्टर या त्रिज्यखंड बोलते हैं। और यहाँ पर जो
टेंजेंट यहाँ पर जिसको स्पर्श रेखा बोला जाता है, इंग्लिश में टेंजेंट बोलते हैं, परिधि से टच करती हुए जो लाइन बनती है, संपर्क करती हुई जो लाइन बनती है, जो उसकी परिधि को काटती नहीं है, उसको स्पर्श रेखा बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर रेडियस के बारे में दिया हुआ है। सेमी सर्किल, जो हाफ सर्किल होता है उसको सेमी सर्किल बोलते हैं। उसके बाद जैसे मान लीजिए सर्किल बना हुआ है, यहाँ पर ये सर्किल बना हुआ है, उस सर्किल का अगर एक पार्ट इतना ये काट दिया जाए तो इसका दो सेगमेंट हो गया, ये मेजर सेगमेंट हो गया, ये माइनर सेगमेंट हो गया। तो इन दोनों सेगमेंटों को मिला के त्रिभुज बनेगा, जो कि अलग अलग सेगमेंट में अभी डिवाइड हो गया है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं आगे कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल किसको बोलते हैं? जैसे मान लीजिए एक सेंटर लिया आपने, यहाँ पर एक सेंटर लेते हैं, सेंटर से किसी एक सेंटर को लेकर के कई सारे सर्किल यहाँ पर ड्रॉ कर दिए जाते हैं, तो वो सर्किल कहलाते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन टू और मोर सर्किल ड्रॉन हैव अ कॉमन सेंटर, मतलब एक ही सेंटर को लेकर के दे आर कॉल्ड अ कॉन्सेंट्रिक सर्किल। बॉल बीयरिंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल। जैसे बॉल बीयरिंग देखते हैं हम, तो वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल का एग्जाम्पल है, क्योंकि उसमें जो इनर रेस और आउटर रेस है वो एक ही सेंटर से उसकी जो डिस्टेंस है वो बराबर रहती है। उसके बाद एसेंट्रिक सर्किल, जैसे यहाँ पर हम इस फिगर को देखते हैं, ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल हो गया, ये एसेंट्रिक सर्किल। इसको सकेंद्रीय वृत्त बोलेंगे, इसको एसेंट्रिक सर्किल बोलेंगे। मीन्स इसके सेंटर हैं वो सबके अलग अलग रहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया है, इसका सेंटर यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद ये वाला त्रिभुज बनाया है, इसका सेंटर अलग जगह आ रहा है। जो बड़ा वाला सर्किल यहाँ पर ड्रॉ करा है उसका सेंटर अलग जगह आ रहा है। मतलब अगर सेंटर अलग अलग हैं किन्हीं त्रिभुजों के और एक दूसरे के ऊपर उनको बनाया हुआ है, तो जो सर्किल कहलाएंगे वो एसेंट्रिक सर्किल कहलाएंगे। उसके बाद आगे देखते हैं हम, ये तो सर्किल है, उससे टेंजेंट को निकाला हुआ है। यहाँ पर देखिए ये जो स्पर्श रेखा है उसको निकाला हुआ है। उसके बाद एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि स्पर्श रेखा किसी पॉइंट से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो सेंटर है सर्किल का, उस सेंटर से एक परपेंडिकुलर अगर इस पर लाइन डाली जाए उस पॉइंट पर टेंजेंट पर, तो इन दोनों के बीच में जो बनने वाला एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जो सर्किल को ड्रॉ करने की विधि यहाँ पर दी हुई है, इसको हमको नहीं देखना है। एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखनी है, जैसे मान लीजिए ये दो सर्किल ड्रॉ कर दिए, दोनों सर्किल को बनाने के बाद एग्जामिनर बोलेगा कि दो सर्किल बने हुए हैं जिनकी जो परिधि है एक दूसरे को संपर्क नहीं करती है, और तो उनसे जो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो उन स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ स्पर्श रेखाएं 1 2, यहाँ पर दो रेखाएं स्पर्श रेखाएं, इनसे दोनों जो सर्किल हैं उनको मिला करके खींची जा सकती हैं। तो ये चीज़ आपको पूछ लेगा एग्जामिनर। उसके बाद यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, तो उन दोनों सर्किल पर जब हम स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो उन दोनों की कॉमन टेंजेंट लाइन कितनी होंगी, तो यहाँ पर 0, कोई कॉमन टेंजेंट लाइन यहाँ पर नहीं होंगी। यहाँ पर कॉमन टेंजेंट लाइन 2 रहेंगी। उसके बाद एक और टाइप पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए दो सर्किल लिए हमने, सॉरी यहाँ पर 4 रहेंगी, एक यहाँ से निकाल दी जाएगी, एक यहाँ से, 4 कॉमन टेंजेंट लाइन हो जाएंगी। उसके बाद क्या होगा, जब दो सर्किल टच करती हुई एक दूसरे को बनाए जाते हैं तो उससे कितने कॉमन टेंजेंट लाइन निकाल सकते हैं, एक यहाँ से निकलेगी, एक यहाँ से निकलेगी और एक इसके बीच से निकलेगी। यहाँ से 3 कॉमन टेंजेंट लाइन है वो हम बना सकते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपको एग्जामिनर पूछ सकता है, ये सब आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे देखते हैं, ये सब A to Z जानकारी हमने सर्किल के बारे में ले ली। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं ड्राइंग ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम।
इनके बारे में हमको देखना है कि जो स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम है उसकी कंडीशन क्या क्या रहती हैं बनने की। तो देखते हैं यहाँ पर, जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर का आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज होगा उसकी 4 भुजाएं जरूर होंगी, और 4 भुजाएं होंगी और जो उनकी इंटीरियर एंगल रहेंगे उनका सम 360 डिग्री होगा। बस केवल आपको इतनी ही चीज़ इसके बारे में ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर जो स्क्वायर है उसके बारे में हम देखेंगे। तो स्क्वायर की चारों भुजाएं हैं वो बराबर रहेंगी, रेक्टेंगल की 2 भुजाएं बराबर रहेंगी अपोजिट साइड, और 2 अपोजिट साइड हैं वो बराबर रहेंगी। उसके बाद जो रोम्बस है, अगर स्क्वायर मान लीजिए स्क्वायर बना हुआ है, इसको थोड़ा सा आगे अगर धक्का मार दिया जाए तो उससे जो बनता है वो रोम्बस कहलाता है, जिसको समचतुर्भुज बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर पैरेललोग्राम, ये यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे ये रेक्टेंगल है, इसको थोड़ा सा अगर धक्का मार दिया जाए इसके बेस को फिक्स रखते हुए, तो जो आकृति प्राप्त होगी वो पैरेललोग्राम रोम्बॉइड कहलाएगी। समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, ये सब चीज़ें इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अब एक एक के बारे में हम आगे डिटेल में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। स्क्वायर, स्क्वायर के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, इन अ स्क्वायर ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल एंड 4 एंगल आर राइट एंगल। मतलब जितने भी जो एंगल होंगे उसके 4 एंगल रहेंगे वो 90 डिग्री पर रहेंगे और उसकी चारों भुजाएं हैं वो बराबर रहेंगी। अगर इसके डायगोनल एक दूसरे को जो मिलाते हैं, यहाँ से क्रॉस करते हुए जाते हैं, तो ये एक दूसरे को इक्वली डिवाइड करते हैं। मीन्स जब एक दूसरे को काटते हैं तो समान भागों में विभाजित कर देते हैं, समद्विभाजित करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो उन दोनों के बीच में एंगल बनता है, ये एंगल भी 90 डिग्री का होता है। तो ये चीज़ आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पर रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो रेक्टेंगल है, जैसे आगे इस फिगर में देखते हैं हम रेक्टेंगल को। रेक्टेंगल यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसके दोनों विकर्ण हैं वो बराबर साइज़ के रहते हैं। इसकी अपोजिट जो भुजाएं हैं वो भी इक्वल साइज़ की रहती हैं। भुजाओं पर बनने वाला जो एंगल रहता है वो भी 90 डिग्री का रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं तो यहाँ पर जो दोनों को क्रॉस सेक्शन पे बनने वाला जो एंगल होता है क्रॉस पॉइंट पर, वो 90 डिग्री का नहीं होता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंटली देख लेनी है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन पिकअप कर सकता है एग्जामिनर इस चीज़ से। उसके बाद आगे देखते हैं रोम्बॉइड, पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर जैसे कि हमने पिछले उसमें देखा था फिगर में, कि अगर आयत को थोड़ा सा धक्का मार दिया जाए तो जो आकृति प्राप्त होगी वो समांतर चतुर्भुज कहलाएगी। तो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होंगे वो विकर्ण अलग अलग साइज के होंगे। जो यहाँ पर एंगल बनेंगे ये अपोजिट एंगल इक्वल रहेंगे, एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि ये एंगल एंड ये एंगल, इन दोनों का जो इक्वली सम होगा वो 180 डिग्री का होगा। इन दोनों का होगा वो भी 180 डिग्री का होगा। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो 360 डिग्री यहाँ पर हमको प्राप्त होगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देख लेनी है। उसके बाद यहाँ पर रोम्बस के बारे में देखेंगे हम। जैसे मान लीजिए रोम्बस है, जैसे ये फिगर यहाँ पर दिया हुआ है रोम्बस ये। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे जो एंगल है, एंगल सेम, ये एंगल एंड ए एंगल, ये दोनों के एंगलों को अगर मिलाएंगे तो 180 डिग्री सम प्राप्त होगा। इनके एक दूसरे की जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल रहते हैं, और इन दोनों एंगलों को अगर मिलाया जाए तो ये भी 180 डिग्री की होते हैं। तो दोनों को मिला करके चारों एंगल को 360 डिग्री हमको प्राप्त होता है। और डायगोनल हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समान दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं। लेकिन जो यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलेगी, जो इसके जो डायगोनल हैं, डायगोनल का जो क्रॉस पॉइंट होगा यहाँ पर भी आपको 90 डिग्री का एंगल प्राप्त होगा।
ये चीज़ आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से जान लेनी कि यहाँ पर जो डायगोनल एक दूसरे को जब काट रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमको समकोण ही यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, जैसे कि हमको स्क्वायर में प्राप्त हो रहा था। तो ये चीज़ें हमने स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस, पैरेललोग्राम इन सब के बारे में जानी। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। ये सब चीज़ें ये बनाने का मेथड है, ये अपने काम का नहीं है, क्योंकि हमको केवल जो मेन फैक्ट है वो इसमें देखना है। बाकी चीज़ें तो हमारे काम की नहीं है। उसके बाद हमको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही नंबर जो चीज़ें हैं वो कवर करनी है, क्योंकि सिलेबस में एक एक पॉइंट अगर दिया है तो इस एक पॉइंट से लेकर मिल करके कम से कम 4 से 5 पेज का बुक में जो मटेरियल वो दिया हुआ है। तो समय काफ़ी कम है, आपको जो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं उन्हीं को फोकस करके पढ़ना है। बाकी मतलब मटेरियल ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अगर आप सिलेक्टिव चीज़ें पढ़ेंगे तो ज़रूर आपके हाथ में सफलता प्राप्त होगी। तो इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जो कि हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक टॉपिक है उसको पूरा कवर करा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपको किसी और विशेष टॉपिक पर अगर मुझसे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मैं किसी एक सिलेक्टिव टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस क्लास का फीडबैक ज़रूर दीजिए, जिससे मैं खुद अपने आप में सुधार कर सकूं और अच्छा कंटेंट आपको दे सकूं। तो आपसे आशा है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो चलिए देखते रहिए मेरे चैनल को। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।